स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है कि प्रकृति की वह वस्तु, प्रकृति की वह वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, तथा जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ हमारी वह वस्तु है जिसमें भार होता है, ठीक है, जो स्थान घेरती है, कहीं पे भी किसी भी जगह पे रख दिया जाए, ठीक, और जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां बेटा हमारी 5 प्रकार की होती है, ठीक है, तो वह वस्तु हमारी पदार्थ कहलाएगी। इसके बाद में बात करते हैं हम कि स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। साधारण ताप एवं दाब पर, साधारण ताप एवं दाब पर पदार्थ की भौतिक रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। ये आपका मैटर, ठोस, सॉलिड पहली अवस्था, द्रव, लिक्विड गैस और गैस। साधारण ताप का मतलब जैसे इस समय जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है उस पर, क्योंकि पदार्थ अपने टेम्परेचर और प्रेशर पर चेंजेबल होता है, आगे इसका आएगा। देखो बेटा, ये है हमारे पार्टिकल्स, कण। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स केमिस्ट्री में, पार्टिकल्स में देखो क्या क्या हो सकता है। आपका एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं, मतलब परमाणु, अणु और आयन।
सेम यही है, इसमें भी ये पार्टिकल को हमने रिप्रेजेंट किया है, पार्टिकल को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने से ये लग रहा है, देखो कि ये कितना कंडेंस है, मतलब मिले हुए हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है मेटल की ठोस में, कि ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड, जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं इसका मतलब क्या है, ये स्थिर है, स्टेबल, स्थिर है। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड में मूव फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल्स मूव करेंगे ईच अदर मतलब आपस में, ये इनका एरिया है इतना। ठीक है, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम ईच अदर, इस आधार पर ठोस में हमारे पार्टिकल्स स्थिर थे। पार्टिकल्स में आपका चाहे परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकता है। और इसमें क्या है, ये मूवेबल है, गतिशील। इसमें पार्टिकल्स जो है हमारे गतिशील हैं। और गैस में हमारे पार्टिकल्स जो हैं इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र है। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में फ्री होते हैं। ठोस में पार्टिकल स्वतंत्र नहीं होते हैं, लिक्विड में ठोस के और गैस के बीच में रहते हैं, मतलब थोड़े से स्वतंत्र होते हैं, गतिशील होते हैं, बहुत कम कंडीशन। इस आधार पर आपके क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अणुओं की संख्या का क्रम कौन सा होगा। अणुओं की संख्याओं का क्रम। सबसे ज्यादा परमाणु, अणु या आयन कुछ भी अगर लेते हैं, हमने मान लिया कि अणु माने हैं, तो सबसे ज्यादा ठोस अवस्था में है। ये आपका ठोस हो गया, ये आपका द्रव हो गया और ये आपका गैस हो गया। अब हमें ऐसा क्रम बताना है ठोस, द्रव, गैस में कि अणुओं की संख्या किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, उससे कम किसमें है। तो ठोस में ज़्यादा किससे, द्रव से, और द्रव में ज़्यादा गैस से। ठीक है, इसी के आधार पर जब पदार्थ के कण आपस में गति कर रहे थे तो एक क्रम बनता है आपेक्षिक गति का क्रम। अपेक्षिक गति का क्रम। अब इसमें बेटा बताएं कि अपेक्षिक गति किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। गैस में ज़्यादा होगी, कि गैस के कण जो हैं अपने आप में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं, तो इसलिए गैस में जो अपेक्षिक गति होती है वो ज़्यादा होती है द्रव की अपेक्षा और द्रव में ठोस की अपेक्षा। तो ये ऑर्डर्स जो होता है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, या इसके बाद में पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं जो होती हैं, कुछ एक परिस्थिति होती है जिन पर डिपेंड होती है।
पदार्थ की तीनों अवस्थाएं निम्न बिंदुओं या परिस्थिति अवस्थाएं दो प्रमुख परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। कौन कौन सी होती हैं बेटा? पहला होता है IMF, मतलब इसका होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा अणुक बल। दूसरा होता है थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। जब पदार्थ के कण गतिशील करेंगे, गति की अवस्था में होंगे, तो उनमें एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब इनका भी क्रम होता है कि ठोस, द्रव, गैस और एनर्जी में ठोस, द्रव, गैस। देखो बेटा, ठोस अवस्था में जो कण हैं वो आपस में बिल्कुल अटैच हैं। अटैच होने के साथ साथ इनका जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस में ज्यादा होता है द्रव की अपेक्षा, और द्रव में गैस की अपेक्षा। फिर एनर्जी की बात करते हैं कि हमारे जो कण हैं गतिशील रहते हैं गैस में सबसे ज्यादा। गैस में सबसे ज्यादा गतिशील रहते हैं तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। तो इनका जो क्रम बनेगा, इसका मतलब कि ठोस में सबसे कम ऊर्जा होती है। जो भी ठोस पदार्थ होता है उसमें ऊर्जा सबसे कम होती है। और गैस में ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल बेटा ये देखो, अगर हम ठोस की कोई सी भी वस्तु, पॉइंटर है ये, इसे हम केबल रख देते हैं यहाँ पर, तो ये आगे पीछे नहीं बढ़ेगा। जो भी स्थान का इसका घेरना है घेर लिया। ठीक है। हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तब उठा रहे हैं। ठीक है। और इसका एक वेट भी है। ठीक। द्रव में अगर कोई सभी मरकरी, अल्कोहल, दूध या जल, चाहे उसकी कितनी भी मात्रा लें, अगर हम और सरफेस पे हम डालते हैं तो जितना एरिया सरफेस का है, जितनी उसकी क्वांटिटी मात्रा है, उसके आधार पर वह फैल जाएगा। मतलब अपनी एनर्जी क्षमता के अनुसार जितना है। अगर हम 200 ग्राम वाटर को डालते हैं तो 200 ग्राम कम हुआ तो वो कम एरिया में फैलेगा, और वहीं अगर हम 500 ग्राम तो वो ज़्यादा है तो ज़्यादा एरिया में फैलेगा। तो उसकी एनर्जी जो होती है ठोस से ज़्यादा। गैस क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। अगर गैस थोड़ी सी भी दें और वायुमंडल में ऐसी छोड़ दे तो मिल जाएगी, पूरे एरिया में फैल जाएगी। एनर्जी उसकी ज़्यादा। ठीक। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसी के आधार पर एक आता है आपका चेंजेस ऑफ मैटर।
किसी भी पदार्थ का जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो तापमान और दाब पर होता है। किसी भी पदार्थ का परिवर्तन उसके ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा जल का। प्रकृति में जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। बर्फ क्या है हमारा? सॉलिड है, ठोस। जल हमारा लिक्विड और वाष्पमान क्या है? गैस। बर्फ जो है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या इससे कम पर अगर हम वाटर को रखेंगे, जैसे फ्रिज में रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो बर्फ का रूप ले लेता है, तो वो हमारा बर्फ है, सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 0 डिग्री से, आते हैं मान लो सामान्य ताप पर। सामान्य ताप, ठीक है, सामान्य ताप पर जल जो है, मतलब द्रव का एक उदाहरण है, जल रूप में है। बर्फ से मतलब ठोस से द्रव अवस्था में आते हैं तो उसे कहते हैं हम द्रवणांक। हिंदी में कहते हैं बेटा द्रवणांक और इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। क्योंकि द्रव अवस्था प्राप्त की है इसलिए द्रवणांक एक नाम है। मेल्टिंग पॉइंट का आपने सुना होगा, गलनांक कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में प्राप्त करते हैं तो वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है गलनांक। ठीक है, इसी प्रकार जब हम जल से वाष्प रूप में आते हैं, एक टेम्परेचर यानी कि इसका सामान्य ताप हो गया 100 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा, तो वो वाष्प रूप जल क्या है? जल हमारा रूप ले लेता है वाष्प में। अब वाष्प क्या है? गैस, इस सब में फैल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं क्वथनांक, और इस क्रिया को बोलते हैं इवोपरेशन। वाष्पन भी तो बोलते हैं। ठीक है, अब हम वाष्प को अगर एकत्र कर लें किसी पात्र में, फिर उसको जब एकत्र कर लेंगे तो वो किसका रूप ले लेगी? जल का, रिवर्स। तो उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या कहेंगे? क्योंकि एक कण होते हैं, कणों को संघनन, संघनन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जब काफी छोटी छोटी चीजों को एकत्र करके इकट्ठा करते हैं उसे संघनन कहते हैं। मतलब वाष्प के कण बहुत अलग होते हैं। तो जब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में जब हम आते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। कंडेंसेशन। द्रव अवस्था से पुनः बर्फ अवस्था में आया जा सकता है, क्योंकि जल तीनों अवस्था में होता है। जब हम वाष्प से जल अवस्था में आ सकते हैं, जल से वाष्प में जा सकते हैं, तो उसी प्रकार
जल से हम बर्फ अवस्था में, ठोस अवस्था में आ सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब एक टेम्परेचर होता है जो फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बोलते हैं, हिमांक बिंदु। इसी में एक कंडीशंस ऐसी होती है, आपने सबको देखा होगा कपूर ठोस रूप में होता है और जब जलाते हैं तो एकदम गैस बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ठोस अवस्था है हमारी और ये गैस अवस्था, मतलब कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट किस में आ गए, गैस अवस्था में। तो वह प्रक्रिया कहलाती है हमारी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ठीक है। इसका रिवर्स जब करेंगे, गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में आएंगे तो डीसब्लिमेशन। तो ये सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर जो पदार्थ का परिवर्तन होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, इस प्रकार से होता है। दाब का प्रभाव उल्टा इस तरीके से समझेंगे कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर, तो वहां पर दाब जो होता है वो कम हो जाता है। जब दाब कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। और साधारण अगर घर का एग्जाम्पल लेंगे तो प्रेशर कुकर, खाना जल्दी पकता है, कुछ भी चावल या दाल, ठीक। ये नेक्स्ट बेटा, इसके बाद में ये जो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इन तीनों को और डीपली पढ़ेंगे। इन तीनों का अलग अलग चैप्टर डिवाइडेड है। ठोस अवस्था आपका 12th में है, और द्रव अवस्था का आपका चैप्टर विलयन, ये भी 12th का है। और गैस अवस्था का 11th का है। नीट में हमें कंबाइन होकर पूरा पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं गैसियस स्टेट की। गैस अवस्था की गैस अवस्था, जैसा कि आपको बताया था कि गैस अवस्था में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, सबसे कम और एनर्जी ज्यादा, ठीक है। मतलब गैस अवस्था में क्या है कि वह पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन जो होता है उसका भी कोई मान नहीं है, अनिश्चित है, कितना भी हो सकता है। गैस
इस पॉइंटर में भी भरी जा सकती है, और यही अगर खोल दिया जाए तो पूरे एरिया में फैल जाएगी, ठीक है, और उसका आकार भी कोई नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी एक डेफिनेशन ये भी बनती है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका या जिसकी ऊर्जा अंतराआण्विक बल से बहुत अधिक होती है, मतलब आपकी थर्मल एनर्जी मोर ग्रेटर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और ये थर्मल एनर्जी कैसे किस बेस पे होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब जो भी गैस अवस्था के जो अणु होते हैं आयन या पार्टिकल्स, तो उनके मोशन मतलब गति के आधार पर थर्मल एनर्जी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, गैसीय अवस्था में इनडेफिनाइट वॉल्यूम, जैसे कि डेफिनेशन से हुआ, ये इनकी प्रॉपर्टीज को दोस्तों दर्शाता है। फिर इसके बाद में इनडेफिनाइट शेप, लेस डेंसिटी, मतलब जो इसकी डेंसिटी होती है घनत्व बहुत कम होता है, ठोस में ज्यादा होता है क्योंकि बहुत ही संघनन होते हैं। संपीड़न या कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी गैसों में होती है जिसके बेस पर दाब और आयतन एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर हम दाब प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज, तो हमारा वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा। जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये ठीक है। गैसेस को किन किन मानों पर हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। मेजरेबल वैल्यू ऑफ गैसेस, मतलब कि गैसेस का मान जो होता है किन किन मान पर हम दर्शाते हैं। सबसे पहले इसका देखो एन, वी, टी और पी गैसेस लॉ होते हैं, वायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो उनमें ये मान दर्शाए जाते हैं। एन नंबर ऑफ मोल्स को दर्शाता है, वी वॉल्यूम आयतन को दर्शाता है, टी परमताप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर टी जो है परमताप मतलब केल्विन में दर्शाएंगे। अब केल्विन में हमारा मान होता है डिग्री सेल्सियस में कितना जोड़ते हैं बेटा, 273। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 273.15 होता है, लेकिन 273। पी प्रेशर, ये मेजरेबल वैल्यू है गैसेस की, जिनके माध्यम से हम गैसेस लॉ को डिफाइन करेंगे, ठीक है। परमताप के डिग्री सेल्सियस से 273.15 ऐड करेंगे तो हमारा मान केल्विन में आ जाएगा। वहीं अगर हम डिग्री सेल्सियस में प्राप्त करेंगे पुनः, तो हमारा क्या करेंगे हम, ठीक है, तो 273 जो भी मान है क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से।
ये 4 वैल्यूज हैं। इनके बाद में बात करते हैं गैसियस लॉज की। गैसेस लॉ, समान ताप, दाब, आयतन और मोलों की मात्रा, पदार्थ की मात्रा से ही मोलों की संख्या निकलती है। ठीक है, इन सब के आधार पर गैसेस के नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि स्थिर ताप, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की मात्रा, उसके दाब के, किसी पदार्थ की मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पदार्थ की मात्रा एन, तो हमारा क्या होगा, P समानुपाती 1/V। ये हमारा बॉयल्स का नियम। P समानुपाती 1/V, यानी कि P समानुपाती बराबर K 1/V, PV बराबर K, और ये K हमारा क्या है, स्थिरांक, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, मतलब समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक। इसमें जब गैस अवस्था में बात करते हैं कि अगर किसी गैस का दाब P1 से P2 हो जाता है तो उसका आयतन भी P2 से V1 से P2 हो जाएगा। यानी का मतलब यहाँ पर ये आता है, देखो बेटा, यदि दाब P1 से P2 होता है, किसके लिए, गैस के लिए, तब आयतन V1 से V2 हो जाएगा। यानी कि P1 V1 बराबर K, P2 V2 बराबर K। मान लो समीकरण 1 समीकरण 2, जब इन दोनों को मिलाएंगे जैसे के क्रॉस, तो हमारा सूत्र आएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 गैस अवस्था के लिए। ठीक है,
इससे संबंधित जो आते हैं एग्जाम में आपका ग्राफ, ग्राफ की कंडीशन के होती है, वायल्स के नियम में जो ग्राफ बनते हैं उसकी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होगी आपकी जैसे P प्रेशर व आयतन संबंधी ग्राफ, अगर हम P दाब को इंक्रीज करेंगे, ये आयतन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, तो हमारा ग्राफ का स्लोप जो है वो इस तरीके से आएगा। कंडीशन P व V, यानी कि P समानुपाती क्या है, V। दाब हमारा आयतन के समानुपाती है, तो हमारा दाब का जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा। दूसरी कंडीशन, यदि दाब इनप्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के या आयतन, कंडीशन दोनों की लिखिए बेटा, क्योंकि सॉल्व करोगे तो P की जगह पे V और V की जगह पे P, तब हमारा ग्राफ बनेगा P और V। एक स्ट्रेट लाइन है। इसी के साथ थर्ड कंडीशन का ग्राफ जो बनेगा, दाब और दाब आयतन का ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा आपका P दाब जो हो गया और P भी आयतन। इसमें अगर हम दाब को इंक्रीज करेंगे, मतलब दाब को इंक्रीज करेंगे तो दाब यहाँ पर भी है, ठीक है, तो आयतन क्या होगा, दाब और आयतन की वैल्यू सेम है तो बढ़ जाएगा, और यहाँ पर तो स्टेबल रहेगा, तो हमारा ग्राफ रहेगा इस तरीके से। ये तीन कंडीशंस के ग्राफ हैं जो आते हैं, जिन पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बने हुए हैं। फिर हमारा सेकेंड लॉ आता है चार्ल्स का लॉ। चार्ल्स लॉ, जिस तरह से वायल्स लॉ में क्या था हमारा, स्थिर ताप, उसी प्रकार चार्ल्स में स्थिर रहेगा ताप। उसमें ताप स्थिर रहा था, सॉरी दाब स्थिर रहा था, ताप रहा था, और इसमें दाब। तो किसी अवस्था का डायरेक्ट लिख रहे हैं, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहेगा हमारा प्रेशर एवं एन, मतलब मोल की संख्या, इसे चाहे स्मॉल एन से दर्शा लो, ठीक है। तब हमारा जो चार्ल्स लॉ में जो आयतन है वो प्रोपोर्शनल रहेगा ताप के, मतलब कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। ये हमारा चार्ल्स लॉ है। V बराबर KT, के हमारा क्या है,
स्थिरांक हो गया, V बटे T बराबर K फॉर गैस के लिए, अगर आयतन V1 से V2 होता है देन इफ आयतन V1 से V2 होता है देन तब टेम्परेचर हमारा T1 से T2 होगा। तब हमारा रहेगा V1 T1 इक्वल टू K, V2 T2 इक्वल टू K, यानी कि V1 बटे T1 और V2 बटे T2। जो हमारा न्यूमेरिकल्स आएगा वो चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग उसमें ये वाला फार्मूला है, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, थर्ड नंबर पर इसमें बेटा समान दाब एवं समान ताप पर पदार्थ की निश्चित मात्रा, एक पदार्थ की जो मात्रा होगी वो आयतन के समानुपाती होगी। इसमें कांस्टेंट क्या है? प्रेशर एंड टेम्परेचर देन क्या बनेगा हमारा V समानुपाती आयतन। आयतन जो है हमारी पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। इसमें कुछ आयतन जो होता है उसकी वैल्यूज ली जाती हैं, जैसे STP एट 273 केल्विन, ठीक है, एंड 1 वाट प्रेशर, तब हमारा आयतन जो लिया जाएगा 22.7 लीटर STP। वहीं अगर हम एनटीपी पर बात करते हैं 273 केल्विन 1 बार प्रेशर मतलब दाब जो रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर यही दोनों कांस्टेंट हैं, तब हमारा जो वैल्यू ली जाएगी 22.4 लीटर ली जाएगी। आपने शायद ये दोनों वैल्यू देखी होगी। किस कंडीशंस में हमें 22.4 वैल्यू में लेना है और किस कंडीशन में 22.7, ठीक है, 7 लीटर वैल्यू में लेना है, वो एसटीपी और एनटीपी पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड टाइम प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, ये है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा फोर्थ लॉ आता है, बताया कोई? गैलुसैक। गैलुसैक्स लॉ। जो आयतन और पदार्थ की मात्रा का इसमें स्थिर रहती है,
तो दाब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पदार्थ की मात्रा, मतलब निश्चित पदार्थ की मात्रा होती है वो, जब हमसे क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन गैस की इतनी मात्रा का प्रेशर इतना है, तो इस तरीके से, ठीक है। तब हमारा गैल्वसैक लॉ के अनुसार जो दाब होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। देन P बराबर KT और P/T K, और जहाँ K हमारा क्या है, एक स्थिरांक है बेटा। फिर बात करते हैं फॉर गैस के लिए। P और T प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही है कि अगर किसी गैस का दाब T1 से कितना होता है, P2, तब हमारा टेम्परेचर भी क्या रहेगा, T1 से T2। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो P1 T1 K, P2 और T2 K, केस के क्रॉस हो गया, तो P1 T1 P2 T2, ये हमारा गैल्वसैक लॉ के अकॉर्डिंग गैस के लिए फार्मूला ये है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे, ये जो लॉ है दिए हुए, इनसे फिर निष्कर्ष निकलता है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा ये? इसमें देखो पहला हमारा नियम काय का था, वाइल्स नियम था। क्या था हमारा वाइल्स लॉ? तुम लोग बोल नहीं सकते हो? P समानुपाती इनवर्सली 1/V। वाइल्स लॉ हमारा दाब इनवर्सली 1/V चार्ल्स लॉ हमारा क्या था, V समानुपाती T, देन एवोगाड्रो V समानुपाती N, और फोर्थ हमारा गैल्वसैक P समानुपाती V था या T था। ध्यान है इसका मतलब, वही तो देखना चाह रहे थे। ठीक, अब इन चारों को क्या करना है, हमें मिक्स करना है। मतलब जो भी सभी लॉज को मिक्स करने पर, देखो बेटा PV, ठीक है, इधर TV है, N है, TV, ये PV इनवर्सली बराबर K, ये भी हो सकता है जो कि वाइल्स लॉ में था।
PV एन टी, ये निकल के आता है। वट PV बराबर एन आर टी, जिसमें R हमारा क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। वहां पर K केवल क्या था, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था। अगर समानुपाती है तो उसका स्थिरांक था, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपात का था। लेकिन R जो है एक आइडियल गैस के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगा, तो सभी गैसों में R की वैल्यू इक्वल होगी। यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक नियतांक या स्थिरांक, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा निकला है कि एक आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, जिसमें हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर्स ऑफ मोल्स, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, परम ताप सभी इंक्लूड है। बाकी जो लॉज थे उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग था, चाहे वायल्स लॉ उसमें मिसिंग, हमारा टेम्परेचर, ठीक, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और ग्राम्स लॉ। लेकिन एक आइडियल गैस इक्वेशन, इसलिए इसका नाम आइडियल गैस इक्वेशन रखा है, क्योंकि जो भी गैसेस को दर्शाने वाली वैल्यूज हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगी। PV बराबर nRT। नेक्स्ट क्रम में इसके बाद में आता है ग्राहम का विसरण का नियम, ठीक है। ग्राम्स डिफ्यूजन रेट, ग्राहम के विसरण दर संबंधी ला, जिसमें कि ग्राहम ने जो हमारा नियम दिया था, उन्होंने कहा था कि गैसों ये हैं जो अपने आप में क्या होता है, किसी भी पात्र में रखें और उस पात्र को खोल देते हैं तो वो विसरित हो जाती है, मतलब प्रसार उनका बहुत ज़्यादा होता है, बाहर चली जाती है। इन्होंने कहा था कि जो ग्राहम के विसरण जो दर है वो हमारी जो घनत्व होता है किसी भी गैस का, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्राम्स के नियम के अकॉर्डिंग कि जो रेट है आर, विसरण दर, ठीक है, वो घनत्व के वर्गमूल, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल है, इसे डी स्क्वायर भी कर सकते हैं, आर स्क्वायर की बात करेंगे तब आएगा, ठीक है, के प्रोपोर्शनली होता है। जब यही हम गैस निकलेंगे और गैस के लिए अगर मिश्रण दर R1 एवं R2 होती है तो उनके घनत्व जो होता है तो D1 और D2 होगा। तो इस बेस पर हमारा R1 अंडर रूट D1 R2 D2 यानी कि R1 अपान R2 तो फिर D2 अपान D1, ये ग्राम का मिश्रण और गैस के। यदि गैस में क्या आ जाए, इफ या यदि विसरण दर R1 एवं R2 हो और गैस में अणुभार भिन्न हो, मतलब कि अलग अलग गैसों के अणुभार हो, जैसे M1
या M2, तब हमारा R1 अपान R2 इक्वल टू M2 M1 ये रहेगा। ऐसे करके समझो कि हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस की विसरण दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के विसरण दरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा फार्मूला लगेगा ये, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करवाना है, R1 R2, यानी ये हमारा क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। R1 और R2 दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब ये निकालना है। और हमारी गैसें कौन कौन सी दी हुई है, गैसेस हाइड्रोजन जिसका अणुभार कितना होता है, 2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का अणुभार 2, ठीक। सेकंड ऑक्सीजन O2 और इसका अणुभार कितना होता है, 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, अणु है, तो इसका अणुभार 32 होगा, ठीक है। इसे मान लिया हमने M1 और इसे M2, वो सवाल की प्रकृति के आधार पर। अगर ऑक्सीजन पहले होता तो ऑक्सीजन का M1 पहले माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा R1 R2 फार्मूला हमारा M2 M1, ध्यान दीजिए, R1 अपान R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपान M1, R1 R2 इक्वल टू M2 हमारा कितना था, 32 में, और M1 2, यानी कि ये आया हमारा अंडर रूट में 16/1, या केवल 16 करोगे, लेकिन हमें दोनों की वैल्यू लानी है, इसे मानते हैं। तो हमारा R1 R2 इक्वल टू 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 1 का 1 होता है, ठीक। तो हमारा जो विसरण दर R1 इक्वल टू, मतलब रेशियो R2 हमारा आया 4:1। इस तरीके से अगर कोई भी गैसेस होंगी, डिफरेंट गैसेस ली थी हमने, ठीक है, उनका अणुभार हालांकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, तो विसरण दर हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर किन्हीं दो गैसों की विसरण दरें क्रमशः 8 एवं 4 हैं,
ठीक है। तब एक गैस का घनत्व 2 हो तब दूसरी गैस का घनत्व ज्ञात कीजिए। जो आपका इसमें फार्मूला लगेगा था ये, ठीक है। हमने यहाँ पर कोई सी गैस नहीं ली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई सी नहीं, एक सिंपल वे में एग्जाम्पल समझने के लिए कि किन्हीं दो गैसों की विसरण दर क्रमशः 8 एवं 4 हैं, ठीक है। तब एक गैस का घनत्व 2 हो तो दूसरी गैस का घनत्व ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? R1 R2 4 और D1 2 और D2 ज्ञात करना है। फार्मूला हमारा R1 अपान R2 अंडर रूट में D2 अपान D1, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। R1 हमारा कितना था? 8, R2 4, D2 ज्ञात करवा रहा था और D1 2, ठीक। 4 से हम कट गया 2, जो पूरे में है आप इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर अंडर रूट जब हमारा हटाते हैं बेटा स्क्वायर हो जाएगा। D2 अपान 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, D2 अपान 2, यानी कि D2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, तो D2 8। तो हमारे दूसरी गैस की जो मिश्रण की घनत्व आएगा दूसरी गैस का, वो हमारा 8 आएगा, ठीक है। एक और रिकॉल करते हैं, मैटर, ठीक है। यस, कर लेना, ठीक है। साधारण ताप एवं दाब पर पदार्थ हमारी 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जो भी कण होते हैं, अब कण के अंतर्गत आपका मॉलिक्यूल्स भी होगा, एटम्स भी होंगे, आयंस भी होंगे, ठीक है। क्लोज रहेंगे। क्लोज रहने के साथ साथ ठोस क्या है? अपने आप में एक स्थिर है, स्टेबल है। और द्रव में जो पार्टिकल्स होते हैं मूव तो करते हैं बट ईच अदर, आपस में ही एक दूसरे से ज्यादा एरिया में नहीं फैल सकते। अगर फैलते हुए जाएंगे तो दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, तभी तो वाटर हमारा अगर जा रहा है दूसरी जगह पे तो कहीं ना कहीं लाइन बनती है वाटर की, चाहे मिल्क ले लो या अल्कोहल ले लो। ऐसा तो नहीं है कि बीच में गैप हो जाता हो फिर अलग हो, नहीं होता है ना। सेम कंडीशन कि पार्टिकल्स मूव फ्रॉम ईच अदर मूव, और इस वजह से ये कौन सी अवस्था में रहते हैं? गतिशील। गैस हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और अपने आप में कहीं भी जा सकते हैं। अगर ऐसे सपोज करो एक एग्जाम्पल, 2 बॉल अगर हम लेते हैं कि 2 बॉल अब वो गैसेस अवस्था में है, दोनों को छोड़ देंगे तो अटैच नहीं रहेंगे, एक दूसरी जगह होगी तो एक नहीं और होगी। इस तरीके से इसमें जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र होते हैं लेकिन ईच अदर, जैसे इसमें ईच अदर था मतलब दूसरे का सहयोग लेते थे, नहीं होगा। इसी बेस पर अणुओं की जो संख्या थी, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अणु, यहाँ पर हमने अणु लिया है, आप परमाणु भी हो सकता है, ठीक है, आयंस भी हो सकते हैं,
तो उनकी संख्याओं का क्रम, मतलब पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस हैं, तो सबसे ज्यादा अणु किस अवस्था में होते हैं? तो सबसे ज्यादा ठोस में, ठोस से कम द्रव में और द्रव से गैस में। फिर